हेलो दोस्तों, वेलकम टू को एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पार्टनरशिप जो होती है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। मतलब क्या क्या वो चीज़ें होंगी जिससे आप ये एसरटेन करेंगे और डिटर्मिन करेंगे कि क्या वाकई में ये एक पार्टनरशिप है कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें लगे कि यार देखें, एक दो लोग हैं, ठीक है, और उनके नाम पे एक 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 घर है और उन्होंने वो किराए पे दिया हुआ है, ठीक है, और जो किराया आता है वो आपस में शेयर करते हैं। तो इज़ दैट अ पार्टनरशिप? वेल, नॉट नेसेसरीली। लाजमी नहीं है कि अगर वो किराया आ रहा है उनके नाम पे घर है और उनको किराया आ रहा है तो वो पार्टनरशिप होगी, ठीक है। इसलिए हम देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ पार्टनरशिप एक्ट ने और फिर कुछ कोर्ट्स ने ऐसे डिसीजंस दिए हुए हैं जिससे हमारे पास सामने आता है कि यार ये एलिमेंट्स, ये पांच एलिमेंट्स, ठीक है, ये पांच एलिमेंट्स अगर होंगे तो तब वो पार्टनरशिप होगी, ठीक है। अब वो क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जी एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप, रिमेंबर, कभी भी एग्रीमेंट के बगैर नहीं होती, ओके। दो लोगों के बीच में एक्सप्रेस एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि यार हम ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये चीज़ ध्यान में रखें कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। यानी लाजमी नहीं है कि वो रिटन में ही हो, वर्बली भी पार्टनर्स आपस में एग्री कर सकते हैं कि यार हम ये बिज़नेस करेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि लेट सपोज अगर एक एक अ फादर, देयर वाज अ फादर एंड ही डाइड, एंड जो उसका बच्चा है, ठीक है, जो उसका बेटा है, he will not be automatically a member of a partnership because he was not in the initial agreement when the partnership was formed between other members and his father, okay. So yes, there has to be an agreement. अच्छा, आगे हम चलें तो दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है टू और मोर पर्सनस। रिमेंबर, एक बंदा कभी भी आपस में पार्टनरशिप नहीं कर सकता। एक बंदा होता है तो हमेशा सोल प्रोप्राइटर होता है, ओके, सोल प्रोप्राइटर होता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा बंदे होंगे तो तब हम कहेंगे कि देयर इज़ अ पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट की मज़े की बात ये कि आप अक्सर सोच रहे होंगे कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम पार्टनर्स पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिए गए। मैक्सिमम पार्टनर्स जो होता है वो बेसिकली आपके कंपनीज ऑर्डिनेंस हर मुल्क के उसमें उसमें डिफाइन होता है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनीज के लेट सपोज 10 हो गए। इस तरह पार्टनरशिप फर्म जो ये ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं उनके 50 हो गए। मतलब ये वेरी करता है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो डिफाइन नहीं करता कि आपके मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे। तो अभी हमने दो देख लिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एक टू और मोर पर्सन होने चाहिए। अच्छा, हम तीसरा इसको देखते हैं, बिजनेस को। रिमेंबर, कोई भी ऐसा काम जो कुछ लोग मिल के कर रहे हों वो लाजमी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। यानी कि, और बिजनेस का क्या मतलब है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर आप कोई एनजीओ चला रहे हैं लेट सपोज, जिसका पर्पज़ प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो दैट विल नॉट बी अ पार्टनरशिप इन एनी केस, ठीक है। लिहाजा प्रॉफिट मोटिव होना बहुत लाजमी है। यानी अ पार्टनरशिप शुड बी मेड टू कैरी आउट अ बिजनेस, ऑफ कोर्स लॉफुल बिजनेस, ठीक है। वो तो ठीक है, लॉफुल तो हो गई। ये हो गई जी चार कैटेगरीज। पांचवा है कि जी दिस शुड बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली आपका कहता है कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो पार्टनर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट्स आपस में शेयर करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वंस अगेन एक बड़ी कन्फ्यूजन आती है। लोग समझते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग की परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। अक्सर लोग समझते हैं कि जी पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपने जिस रेशो में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस रेशो में होंगे। ऐसा नहीं है। आपका अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसमें स्पेसिफिकली, यानी पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, तो आपका पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि प्रॉफिट्स आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अच्छा, इसमें बड़ी कोर्ट की बड़ी आगे जजमेंट्स हैं कि पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ प्रॉफिट्स की बात करता है, प्रॉफिट शेयरिंग की बात करता है, ठीक है। वो लॉसेस शेयर करने की बात नहीं करता। यानी कि एक ऐसी पार्टनरशिप डीड, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई है और अगर बिजनेस को लॉसेज होंगे तो उस केस में क्या होगा, उस पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये नन द लेस एक पार्टनरशिप तब भी होगी, क्योंकि पार्टनरशिप में सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग का मेंशन होना लाजमी है, लॉसेस का नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेयर हाउस है, दो लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर रेवेन्यू कोई नहीं आया और उसका रेंट देना ही देना है तो इसका मतलब लॉसेज हो गए। अब बेशक लॉस की शेयरिंग की रेशो क्या रखनी है वो नहीं दी हुई, तब भी वो इट विल बी एन इफेक्टिव पार्टनरशिप, ओके। अच्छा, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोर्ट्स ने सिर्फ इसी बेसिस पे केस उड़ाए हुए हैं कि यार बाकी तो सारी चीज़ें पूरी थी, यानी टू और मोर लोग भी थे, एग्रीमेंट भी था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी थी और बिजनेस भी था, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी नहीं थी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है कि हर पार्टनर जो होता है वो बाकी पार्टनर्स और बिजनेस यानी पार्टनरशिप के बिहाफ पे एक एजेंट भी होता है एंड प्रिंसिपल भी होता है। इससे क्या मुराद है? बाय एजेंट वी मीन कि अगर पार्टनर कोई भी काम करता है, लेट सपोज
वो उसने उसने कोई गुड्स परचेज़ किए, ठीक है, यानी आपकी पार्टनरशिप है वो सेल परचेज़ का काम कर रही है, तो उसने गुड्स परचेज़ किए। तो अगर उस पार्टनर ने ये परचेज़ कर लिए तो इट विल बी बाउंड अपॉन अदर पार्टनर्स एंड द फर्म कि वो दे विल स्टिक टू इट। अब वो पार्टनर लेट सपोज जिससे गुड्स खरीदे अगर उसको पैसे ना दे, ठीक है, तो ये पार्टनर्स बाकी के पार्टनर मुकर नहीं सकते कि भाई हमने तो नहीं तुम्हें कहा था कि इस एजेंट से यानी इस पार्टनर से गुड्स खरीदो, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस पार्टनर ने एक पार्टनर ने खरीद लिए तो बाकी पार्टनर्स दे विल बी बाउंड के जो उसने गुड्स खरीदे हैं उनको पे करें, और फर्म भी ऑफ कोर्स इट विल बी बाउंड के उसको पे करे। सिमिलरली ये प्रिंसिपल वो वाला पार्टनर कैसे होगा कि अगर किसी और पार्टनर ने यही काम किया, एजेंट बन गए यानी उसने गुड्स खरीदे, तो वो जो पहला पार्टनर था उसको भी मानना पड़ेगा कि भाई ये जो काम किया है इसने, बेशक उसने अब कर दिया है, लेकिन अगर उसने कर दिया एक दफ़ा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इक्वली, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आगे बड़ी मज़े की जजमेंट्स हैं और आपके एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट में भी है कि कौन कौन से एक्ट्स जो हैं वो पार्टनर्स कर सकते हैं एज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी और कौन कौन से नहीं कर सकते। कुछ जो आपके लेट सपोज एक कोर्ट का केस है, ठीक है, अब एक पार्टनर कहे कि यार मैं कोर्ट में केस में एक फ़ाइन है, मैंने एक किसी को फ़ाइन का केस किया होगा, मेरा 1 लाख फ़ाइन पार्टनरशिप को देगा कोई बंदा, तो अब वो पार्टनर अगर लेट सपोज अकेले डिसाइड कर ले कि ठीक है मैं फ़ाइन वेव ऑफ करता हूँ, सो दैट विल नॉट कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी वो पार्टनर काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उस काम के लिए पार्टनरशिप की एजेंसी होना लाजमी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे काम है जो फिर पार्टनर कर सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल एजेंसी, यानी एक पार्टनर बाकी सबका एजेंट भी है और बाकी सब जो पार्टनर्स हैं वो उसके भी एजेंट है, ठीक है, यानी एक दूसरे के एक्शंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो वंस अगेन क्या क्या जी कंडीशन आ गई, 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों का कुछ नहीं मेंशन किया हुआ पार्टनरशिप एक्ट में। एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट कैन बी वर्बल एज वेल एज रिटन, और एग्रीमेंट के बगैर पार्टनरशिप नहीं होगा। दूसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के अलावा शेयरिंग ऑफ लॉसेस की कोई बात नहीं की गई। ऑफ कोर्स अगर कोई बात नहीं की गई तो जनरली होता ही है कि जो प्रॉफिट की शेयरिंग रेशो होती है वही लॉसेस की भी होती है। देन देयर हैज़ टू बी अ बिजनेस विच इज़ कैरीड आउट फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। एक एनजीओ है वो पार्टनरशिप नहीं बना सकती। एंड देन देयर इज़ म्यूचुअल एजेंसी, यानी हर पार्टनर बाकी सब पार्टनर्स का एक एजेंट भी है और एक प्रिंसिपल भी है, मतलब एक पार्टनर कोई भी काम करेगा तो बाकी को मानना पड़ेगा। सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। ओके, आई होप आपसे इसको समझ आया होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि जी पार्टनरशिप का डिटर्मिनिंग क्राइटेरिया क्या होता है, तो ये सारे आपको होंगे, लेकिन मोस्ट एसेंशियली म्यूचुअल एजेंसी। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।